एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनको कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं? मेडिसिन के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, लाइक कीमोथेरेपी, कैंसर की जो ट्रीटमेंट जो है रेडिएशन के थ्रू, मेडिसिन केमिकल्स के थ्रू जो की जा रही है उसमें कीमोथेरेपी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पावर पेस मेकर्स, डायग्नोस्टिक ट्रेसर्स एग्रीकल्चर के अंदर, these are used to irradiate the food. Then pesticides, एनर्जी फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के तौर पे यूज हो सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट के इज कॉमनली अप्लाइड टू द कैंसरियस ट्यूमर। सिस्टमैटिक रेडियो आइसोटोप थेरेपी फॉर्म ऑफ टारगेटेड थेरेपी, जिसमें कैंसर के सेल को किल किया जाता है थ्रू दी बाय एक्सपोजिंग इट टू द रेडिएशन हाई एनर्जेटिक रेडिएशन। सो रेडियोथेरेपी के तौर पे यूज हो सकती हैं, मेडिसिन के तौर पे। देन ब्रेन ट्यूमर की लोकेशन के सर्टेन डाइज हैं, लाइक फ्लोरिसिन डाइज, चमकदार मटेरियल होते हैं। रोज बंगाल डाई नाम है, और एक डाई का प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब बाय द कैंसरियस सेल्स। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करके दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू लेबल द डाई विद आयोडीन। रेडियो का एक आइसोटोप है, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप 131। सो उसके साथ इसको लेबल कर दिया जाता है, और वो उससे हमें आइडिया होता है कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर अगर है तो उसकी लोकेशन क्या है। एक्सेसिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड के आपके ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मली जो 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो उसको मॉनिटर करने के लिए कि वॉल्यूम कितना है, तो टेक्निक यूज की जाती है आइसोटोप डाइल्यूशन, जिसमें सोडियम जो है वो आइसोटोप यूज किया जाता है 24 as NaCl solution। So use of fluorine 18 in the study of neurotransmitter, एक केमिकल है डोपामीन। सो डोपामीन की अगर एब्सेंस हो जाएगी तो एक डिजीज है पार्किंसन डिजीज। सो वो हो जाती है, तो उसको डोपामीन की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या उसका पाथवे न्यूरोट्रांसमीटर है जो डोपामीन, तो उसको उसका पाथवे मॉनिटर करने के लिए 6 फ्लोरोडोपा लेपर्ड विल्स F18 हैज सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रेस द पाथवे ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन, जिससे क्या न्यूरोट्रांसमिशन प्रॉपर्ली हो सकती है। Then genetic engineering of crop frequency of mutations can be enhanced by the exposing the plants to high dose of gamma radiation, जिसमें कोबाल्ट का सोर्स नॉर्मली यूज किया जाता है। Then कुछ रिएक्शंस हैं कि gamma radiation के एक्सपोजर से gamma radiation के थ्रू हम वो रिएक्शंस करवा सकते हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन लुब्रिकेंट्स, ergosterol from the yeast, ethylene glycol from the methanol, या polymer of methyl methacrylate from that is polymethyl methacrylate। so ये PMMA ये polymer है, it is synthesized by the radiation of gamma rays। देन रेडिएशन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूज होती है स्टेरिलाइजेशन के अंदर, जहाँ पे ग्लव्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या इम्प्यूल्स जो कैप्सूल वगैरह के लिए, या वायल्स जो हैं वो ब्लड का सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं, तो उसको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज किया जा सकता है बाय एक्सपोजर टू हाई गैमा डोज ऑफ फ्यू मेगाहर्ट्ज। देन रेडिएशन एनर्जी फॉर केमिकल सिंथेसिस के इथिलीन ब्रोमाइड का जो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन है, उसके लिए भी रेडिएशन के थ्रू उसको स्टार्ट किया जा सकता है, उसको प्रोसेस किया जा सकता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एजेंट्स इन मेडिकल केयर, लाइक गाइटर थायराइडाइटिस की डिजीज है वो डायग्नोस और उसकी ट्रीटमेंट जो है इट इज पॉसिबल बाय रेडियो आयोडीन आइसोटोप 131 या 125 जो है उसके, इससे 131 से भी बेटर रिजल्ट्स हैं। देन न्यूक्लियर एनर्जी contribution to electricity supply, nuclear energy supplies about 50% of world's electricity। के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चीपेस्ट सोर्स है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 15% जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, न्यूक्लियर पावर के थ्रू है। अगर हम टिपिकली फ्रांस को देखें तो इन फ्रांस 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा 31 कंट्रीज यूज न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट अप टू 3/4 ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कनाडा, अमेरिका यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं कंट्रीज, जर्मनी, स्वीडन,
फिनलैंड, चाइना। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जो है वो चीपर सोर्स है और एफिशिएंट सोर्स है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि अगर ये चीपर सोर्स है तो पूरी दुनिया इसके ऊपर क्यों नहीं जा रही, उसको इतने क्यों उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड इस वजह से है कि इसके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसकी रेडिएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, लीक होना शुरू हो जाएं, तो वो पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकती हैं। तो इस वजह से जो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है उसको की जाता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चूंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसकी प्रॉपरली वो सेफ गार्ड कर सकें न्यूक्लियर पावर प्लांट को, अपनी पॉपुलेशन को जो है वो बचा सकें इनके हार्मफुल इफेक्ट से। तो इस वजह से जो है इसका यूज जो है अभी लिमिटेड है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउ डज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हमें बिजली प्रोड्यूस करके देता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो प्रिंसिपल है वो वेरी मच लाइक दी कन्वेंशनल पावर प्लांट जो चलते हैं, कोल से चलते हैं या ऑयल से चलते हैं। तो it produces heat energy from items rather than by burning coal, oil, gas और another के आमतौर पे क्या कोल को बर्न करके हीट एनर्जी ली जा रही है जिसको यूज किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम, और वो स्टीम जो है वो टर्बाइंस को रन करती है। सो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है, कोल, ऑयल, गैस की बजाय वो एटम न्यूक्लियस की जो रेडियो एक्टिविटी है उसके थ्रू वो एनर्जी जो है वो अचीव की जाती है। अब इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी दैन इट कुड बी प्रोड्यूस बाय 67 kg ऑफ कोल, के उसका 67 kg के बराबर एनर्जी देता है 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो हीट इट प्रोड्यूसेस इज यूज्ड टू बॉयल वाटर टू मेक द स्टीम व्हिच ड्राइव्स वन और मोर giant steam turbines connected to generators and those produce the electricity we are after, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। तो ये था। इसके अलावा जी रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन में यूज होते हैं। पहले हम थोड़ा सा आइडिया डिस्कस करके आए हैं, आयोडीन को डिस्कस करके आए हैं, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी डिस्कस उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन जो है वो कितना उसका एक्सेसिव यूज है कि 1 out of 3 हॉस्पिटल पेशेंट विल अंडरगो अ न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर, कि हर 3 में से एक बंदा जो है पेशेंट जो है वो उसको कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियर मेडिसिन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री या क्या जो है वो सहारा लेना पड़ता है। वो चाहे डायग्नोसिस के लिए हो, टेस्टिंग के लिए हो, लाइक MRI हो जाए या डिफरेंट अदर टेस्ट हैं, या कोई रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी हो गई। सो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं इन दी मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो यहाँ पे सोडियम की भी आप एग्जाम्पल डिस्कस करके हैं कि ब्लड का वॉल्यूम ट्रेस करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है, और इनको थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए। तो फ्लोरीन को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और टेक्टिनियम जो है वो इमेजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। ये इमेज जो आपके सामने डिस्प्ले किया गया ब्रेन इमेजेस विद आयोडीन 123 लेबल्ड कंपाउंड। तो ब्रेन का इमेज जो है MRI वगैरह हो गया वो उसके अंदर इन आइसोटोप्स का रोल है। तो ये था जनरल सा हमने इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट एंड पे, इस आउटलाइन के एंड पे अगर आप देखें तो एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स हैं, तो वहाँ पे इसको हम मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करने का आइडिया ये था कि आप लोगों को आइडिया, क्योंकि इंट्रोडक्शन था हमारा लास्ट का लेक्चर, तो बेसिकली उसी का ही पार्ट है ये कि हमें आइडिया होना चाहिए कि ये जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, कितनी इसकी एप्लीकेशन है। तो ये इंट्रोडक्शन था यहाँ तक। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अगर आप आउटलाइन में भी देखें तो बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह उसमें मेंशन किए हुए हैं फर्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये आपका फर्स्ट जो था वो टॉपिक था कि बेसिक
रेडियो और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। तो दूसरा जो टॉपिक मेंशन किया गया है वो है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस क्या होता है कि बाद में आने वाले किसके, यूरेनियम के। तो यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर द केमिकल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। यूरेनियम का एलिमेंट जो अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 92 है। तो उसके बाद जितने एलिमेंट्स आएंगे हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर termed as transuranium elements, which is the atomic number of 92, which is the atomic number of uranium. तो ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो हैं वो जैसे हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि ग्रुप्स बने हुए हैं, स्पेशल उनको नेमिंग दी हुई है कि अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हेलोजेंस हैं। तो उनकी एक टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं, लैंथेनाइट्स हैं, एक्टिनाइट्स हैं। तो इसी तरह ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि उनको अलग से डिस्कस किया गया है। तो वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या है। दीज आर, जितने भी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, नेसेसरली दीज आर रेडियो एक्टिव। इससे पहले भी कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक वो भी रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन जो 84 से पहले वाले जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव। तो इसके बाद 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो रेडियो एक्टिव, और उनकी रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की। सो इनका इंट्रोडक्शन अगर लें तो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। हाँ, कल भी हमने डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड विद द रेडियो एक्टिविटी। तो अगर एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं तो क्या रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे एंड डीके रेडियो एक्टिविटी इनटू अदर एलिमेंट्स के जो रेडिएशन या पार्टिकल्स एमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल अगर एमिट करते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर आगे चल के हम देखेंगे एटॉमिक नंबर इफेक्ट होगा, मास नंबर इफेक्ट होगा। तो जिस वजह से तो जब एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का चेंज हो जाएगा तो वो उसकी नेचर वो नहीं रहेगी बल्कि दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि वो एक पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू कन्वर्टेड इनटू is transformed into daughter nuclide. So of the elements with atomic number 1 to 292 most can be found in nature. हाँ जी, ये एक और इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट आ रही है कि 92 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, 92 यूरेनियम तक, so most can be found in nature, कि वो नेचुरली अकरिंग है। कुछ एक्सेप्शन हैं लाइक एलिमेंट 43, 61, 85 एंड 87 एटॉमिक नंबर जिनका 43 है, 61, 85 और 87 है। तो ये जो है तो ये सिंथेसाइज किए जाते हैं मोस्टली फॉर इनको अगर हमने कहीं पे यूज करना हो। सो ये जो चार एलिमेंट्स हैं कि ये ऑल्दो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ऑल फोर अकर इन नेचर, लेकिन क्या है ओनली इन माइनर ब्रांचेस ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम डीके चेन, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से जब इनको कहीं पे यूज करना हो, ये चार एलिमेंट जो 92 एटॉमिक नंबर से पहले हैं, तो इनको सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर फॉर देयर यूज। So transuranium elements were first discovered by synthesis in laboratory rather than in nature. कि जितने भी यूरेनियम के बाद एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग दो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं और सिंथेसाइज भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो जितने भी हैं वो नेचुरली अकरिंग है ही नहीं, वो उनको सिंथेसाइज किया जाता है। सो दे नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर ऑल रेडियो एक्टिव है। अब जब रेडियो एक्टिविटी है तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसमें आती है हाफ लाइफ के। वो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि एटम डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो कितनी देर के अंदर उसकी आधी जो है वो अमाउंट रेडियो एक्टिव डिके होगी, उसको कहते हैं हाफ लाइफ। सो विद हाफ लाइफ टाइम क्या अगर ज्यादा होगा तो रेडियो एक्टिव डिके कम होगा, हाफ लाइफ अगर कम है तो रेडियो एक्टिव डिके उसका ज्यादा होगा। तो विद हाफ लाइफ मच शार्टर देन दी एज ऑफ अर्थ, के ये जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं इनकी हाफ लाइफ क्या है बहुत कम होती है देन दी एज ऑफ अर्थ। ऑल दी एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक नंबर हैव बीन फर्स्ट डिस्कवर्ड इन दी लेबोरेटरी। यूरेनियम से आगे जितने भी एलिमेंट हैं वो सबसे पहले जो थे वो लेबोरेटरी के अंदर डिस्कवर किए गए। जो दो एलिमेंट्स का मैंने अभी डिस्कस किया था कि वो लेबोरेटरी के अंदर डिस्कवर हुए, लेकिन वो बाद में नेचर के अंदर भी डिस्कवर हुए। लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करने के बाद वो नेचर के अंदर भी डिस्कवर हुए। वो दो एलिमेंट्स हैं नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम।
लेटर आल्सो डिस्कवर्ड इन नेचर के पहले तो वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुए, लेकिन उसके बाद जो है उसकी स्टडी जब स्टार्ट हुई, बढ़ी उनकी रिसर्च उनके ऊपर स्टार्ट हुई, तो वो नेचर के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, पता चला नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। लेकिन प्लूटोनियम के बाद जितने भी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं उनमें कोई भी नेचुरली अकरिंग नहीं है, दीज आर ऑल सिंथेटिक। So all elements heavier than plutonium are entirely synthetic. They are created in nuclear reactors or particle accelerators. हम इनकी सिंथेसिस में देखेंगे कि सिंथेटिक हैं तो इनको फिर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे सिंथेसाइज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, और पार्टिकल एक्सेलरेटर उसके अंदर यूज किए जाते हैं। So half life of these elements show a general trend of decreasing as atomic number increases. के जैसे जैसे इनका atomic number increase होता है, we move from uranium to neptunium, plutonium, americium, californium. So इनका एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि इनका हाफ लाइफ ऑफ दीज एलिमेंट्स शो जनरल ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग, इनका हाफ लाइफ डिक्रीज हो रहा है। हाफ लाइफ डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो जल्दी जल्दी डिके कर रहे हैं, यानी कि वो अनस्टेबल हो रहे हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो हैवियर एलिमेंट्स इन दी सीरीज, जो कि एटॉमिक नंबर 110 to 114 आर हार्ड टू ब्रेक द ट्रेंड, कि उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। so and in demonstrate increase nuclear stability के एटॉमिक नंबर बढ़ने से और उनकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबल हो जाता है, तो रेडियो एक्टिविटी कम हो जाती है। सो नॉर्मली, लेकिन इससे 110 से जो पहले है 92 to 110, दो वो नेसेसरली उनके लिए क्या है कि उनकी जो हाफ लाइफ जो है वो डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो chemical and physical properties of these elements have been difficult to study due to high radioactivity and short लाइफ टाइम। क्योंकि इनकी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है, लाइफ टाइम इनका शॉर्ट है, तो इस वजह से इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो उनको स्टडी करना मुश्किल है। हैवी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। ये जो यूरेनियम के हैवी ट्रांसयूरेनिक, यानी कि जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक मास बढ़ा, उनकी नेचर हैवी होगी, उनको हैवी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स में है वो उनकी प्रिपरेशन जो है वो इवन लेबोरेटरी के अंदर भी क्या है डिफिकल्ट है, और अगर प्रोड्यूस करते भी हैं तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड देयर प्राइस इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। के जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो उनकी प्रोडक्शन मुश्किल होती है, तो जिस वजह से डिमांड एंड सप्लाई, जो इकोनॉमिक्स का रूल है कि जो जब आप डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। चलें हम इसको कह सकते हैं कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी क्या होगी, हाई होगी। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, एज ऑफ 2008 द कॉस्ट ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम वाज अराउंड $4,000 पर ग्राम। एक ग्राम की प्राइस कितनी है, $4,000 पर ग्राम का प्लूटोनियम वेपन ग्रेड, जो वेपन के अंदर यूज होता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो ये मटेरियल्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स। एंड कैलिफोर्नियम एक्सीडेड 60 मिलियन ग्राम, $60 मिलियन पर ग्राम, इतना एक्सपेंसिव है कैलिफोर्नियम। सो ये तो जर्नल इंट्रोडक्शन उनका ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या है और उनकी जर्नल बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इनकी डिस्कवरी एंड नेमिंग ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। So far, essentially all the uranium elements have been discovered at 4 laboratories। के पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 laboratories हैं जिनके अंदर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स have been discovered। पहली जो है वो लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके अंदर जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए, जिसका इनको क्रेडिट जाता है वो 93 से लेके 101 तक एटॉमिक नंबर, देन 106 एंड जॉइंट क्रेडिट फॉर 103 एंड 105, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। बर्कले नेशनल लेबोरेटरी दी जॉइंट, दूसरे नंबर पे जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन रशिया, जिन्होंने एलिमेंट डिस्कवर किए 102 एंड 114 to 118 एटॉमिक नंबर एंड जॉइंट क्रेडिट फॉर 103 एंड 5। देन GSI हेमहोल्ट्ज सेंटर फॉर हैवी आयन रिसर्च इन जर्मनी, जिन्होंने एलिमेंट्स जो है वो क्रेडिट किया 107 to 112 का, और राइकन इन जापान जिसने एलिमेंट 113 एटॉमिक नंबर वाला डिस्कवर किया।
तो ये 4 लेबॉर्ट्रीज है जहाँ पे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो इन लेबॉर्ट्रीज का नाम आपने ये ज़हन में रखना है, क्योंकि कुछ एलिमेंट हमने क्या डिस्कस करना है कि डिस्कवरी के बाद इनको नेमिंग जो दी जाती है, तो कुछ एलिमेंट्स के नेम जो है वो इन लेबॉर्ट्रीज या इन सिटीज जहाँ जहाँ पे वो डिस्कवर हुए या साइंटिस्ट की बेस पे उनको नेम दिया जाता है, किसी को रिगार्ड करने के लिए कि उसने की अगर एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल एक आइंस्टाइनियम है या मेंडलीवियन है, तो उसकी अचीवमेंट्स जो हैं उसको एक्नॉलेज किया गया है इनको नाम देके। सो ये डिस्कवरी इन 4 लेबॉर्ट्रीज में है। और देन अगर हम देखें तो इनकी नेमिंग अगर दी गई है तो 93 नेपच्यूनियम नेम्ड आफ्टर द प्लैनेट नेपच्यून, के इनको नेपच्यून प्लैनेट के नाम पे दिया गया है, क्योंकि यूरेनियम जो है वो क्या है, एक प्लैनेट है यूरेनस नेपच्यून। तो यूरेनियम के बाद अगर आ रहा है नेपच्यून, तो उसकी हिसाब से उसका नाम दे दिया गया है नेपच्यूनियम, और ये डिस्कवर हुआ इन 1940। देन प्लूटोनियम के नेपच्यून के बाद जो प्लैनेट आता है वो प्लूटोनियम आता है, प्लोटो प्लैनेट। तो प्लोटो की निस्बत से इसका नाम प्लूटोनियम, इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड 1940। देन अमेरिकियम नेम्ड आफ्टर द कॉन्टिनेंट, अमेरिका में डिस्कवर हुआ तो 1944। क्यूरियम इज नेम्ड आफ्टर मैरी क्यूरी, इसका डिस्कवरिंग ईयर है। देन हीलियम बर्कले का जो भी हम एक लेबॉर्ट्री डिस्कस करते हैं कि सिटी ऑफ बर्कले के अंदर वेयर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले इज लोकेटेड। देन कैलिफोर्निया इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, was delivered in 1950। so ये सारे 99 का जो एटॉमिक नंबर आइंस्टाइनियम नेम्ड आफ्टर एनरिको फर्मी, एक फिजिशियन है, वो प्रोड्यूस द फर्स्ट कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने दिया था, तो उसकी एक्नॉलेज किया गया है नेम्ड आफ्टर द रशियन केमिस्ट मेंडलीव। देन नोबेलियम नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबल। लॉरेंसियम जो है वो फिजिशियन है एक, और लॉरेंसियम एक नेशनल लेबॉर्ट्री है, बर्कले के नेशनल लेबॉर्ट्री जो है उसी के नाम वहाँ पे डिस्कवर हुआ 1961 के अंदर। रदरफोर्ड साइंटिस्ट। देन सो ये सारे जो हैं वो उनका नाम जो है वो किसी ना किसी निस्बत के साथ उनको दिया गया है। चाहिए आप देख लेने हैं आप लोगों के नाम के लिए सारी चीज़ें। यूरिया केमिस्ट्री है तो आपको पता होना चाहिए इनके नाम, सिंबल्स और जो है उनकी डिस्कवरी जो है वो या नाम क्यों दिया गया है। तो जनरल नॉलेज के लिए 118 तक जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आल्सो नोन एज सुपर हैवी एटम, कॉमनली एब्रिविएटेड SHE। तो ये जो ट्रांस एटॉमिक नंबर 104, ये ट्रांस यूरेनियम एटम में नंबर 104 से बढ़ जाता है तो वो एक नई सीरीज या नई कैटेगरी है सुपर हैवी एलिमेंट्स, क्योंकि उनका एटॉमिक मास बढ़ जाता है तो इसकी वजह से उनको सुपर हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है। so they have been only been made artificially and currently serve no practical purpose। सिर्फ जो है वो जो है की गई है कि पता चला है कि ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका नहीं है, क्योंकि वो उनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है कि उनको यूज करना अस्सलाम वालेकुम सर। करना मुश्किल है और
अभी नहीं की गई। तो मिली सेकंड सेकंड के भी कुछ चीजें मिलेशन में, तो जैसे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स के अंदर ही हैं, तो इनको भी सिंथेसाइज किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ या बॉम्बार्डमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर एक्सेलरेटर एग्जांपल दी गई है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ कैलिफोर्नियम जिसका एटॉमिक मास 249 है, और उसका जब न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियस को फ्यूज किया गया कार्बन 12 के साथ, तो जो नया एलिमेंट बना उस 261 वाला, उसका नाम क्या है, रदरफोर्डियम, और रदरफोर्डियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 104। तो इट इज अ टाइप ऑफ सुपर हैवी is on the periodic atomic scale and no methods of mass creation have been found। चूंकि इनकी डिफिकल्ट प्रोडक्शन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इस वजह से इनकी बहुत कम अमाउंट बनाना क्या है पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट मास प्रोडक्शन इनकी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लिस्ट एक दी गई है, जो हमने एलिमेंट डिस्कस किए हैं, कि चूंकि यूरेनियम हमें पता है एक्टिनाइड्स में आता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, तो ये लिस्ट ऑफ आल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, जिसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि यूरेनियम के बाद जो 103 का कहला रहे हैं एनसीएम, जिनको एक्टिनाइड्स के पीरियड में रखा गया है, एक्टिनाइड्स की क्लास में रखा गया है। So these are we can say that इनका क्या है, लोअर एटॉमिक मास है, लाइटर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स इनके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। और देन जो हैवी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं, उनके लिए एक अलग टर्म है ट्रांस एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स के। एक्टिनाइड्स के बाद, जैसे यूरेनियम के बाद आने वाले ट्रांस यूरेनियम, तो एक्टिनाइड के बाद आने वाले ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं 104 एटॉमिक नंबर रदरफोर्डियम से लेके 118 तक जो है वो ट्रांस एक्टिनाइड एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। इसके अलावा पीरियड एलिमेंट्स, उनमें से अभी तक इनके बाद कोई भी डिस्कवर नहीं हुआ। तो आप आते हैं जी सिंथेसिस ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, कि इनको सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है। सो दीज आर प्रोड्यूस यूजिंग आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या है कि म्यूटेशन के थ्रू, म्यूटेशन ऑफ द न्यूक्लियस के थ्रू, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के थ्रू वन एलिमेंट इज converted into another element, parent nuclide is converted into daughter nuclide। so वो ये ट्रांसम्यूटेशन है वो डिफरेंट मेथड से की जा सकती है, बाय अल्फा बम्बार्डमेंट, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दें उस एलिमेंट के ऊपर, या नंबर 2 न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट कर दें, या नंबर 3 क्या बम्बार्डमेंट फ्रॉम अदर न्यूक्लियाई, किसी दूसरे न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट कर दें। एग्जांपल डिस्प्ले की गई है आपके सामने कि एक अल्फा बम्बार्डमेंट क्या है, एक कैटेगरी में उसको हाईलाइट किया हुआ है कि प्लूटोनियम एटॉमिक नंबर 94, एटॉमिक मास 239, तो उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई, तो क्या हुआ कि इट वाज कन्वर्टेड इनटू कैमेरियम CM, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स है। अब इसका सेट नेम देखना पड़ेगा। सो 96 एटॉमिक नंबर और 242, और इसके साथ क्या है, एमिशन ऑफ 1 न्यूट्रॉन। सो इसी तरह बी मेथड की एग्जांपल दी गई है कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू U92 239। अगर देखते हैं कि न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर नहीं है 10, तो चार्ज उसके ऊपर 0 है, तो उसने 92 को इंक्रीज नहीं किया, और उसके ऊपर एटॉमिक मास उसकी 1 है, तो 238 से इंक्रीज करके 239। सो देन ये 239 वाला क्या है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये डिके करेगा इनटू नेपच्यूनियम। देन प्लूटोनियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई, तो इट वाज कन्वर्टेड इनटू नेपच्यूनियम विद द एमिशन ऑफ बीटा, विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यूरेनियम के लिए शो किया गया है। देन सी के ऊपर क्या है, थर्ड कैटेगरी उसकी क्या है कि बम्बार्डमेंट ऑफ अनदर न्यूक्लियाई, कि यूरेनियम के ऊपर जो बम्बार्डमेंट की गई वो नाइट्रोजन की, तो इट वाज कन्वर्टेड इनटू आइंस्टाइनियम, तो साथ में इमिशन ऑफ 5 न्यूट्रॉन। सो ये बेसिक जो है वो इनकी टेक्निक जो
प्रिंसिपल है इनके सिंथेसिस का कि उसके ऊपर बम्बारमेंट की जाती है किसी भी अल्फा पार्टिकल की, न्यूट्रॉन की या किसी दूसरे न्यूक्लियाई की, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ट्रांसम्यूटेट कर दिया जाता है इनटू सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट। तो इनकी ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स की डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ न्यूक्लियर इक्वेशंस को डिस्कस करना है फॉर गेटिंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। सो न्यूक्लियर इक्वेशन क्या है, किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस को हम डिस्क्राइब करते हैं विद हेल्प इक्वेशन का। जैसे प्रिंसिपल है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर उनकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, तो उसको बैलेंस किया जाता है। तो न्यूक्लियर इक्वेशन के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इक्वेशन के एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर्स आर कंजर्व्ड, ना एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए एक साइड का और दूसरी साइड का, और ना मास साइड मस्ट बी इक्वल, सम ऑफ मास नंबर ऑन बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। एग्जांपल लेते हैं कि यूरेनियम 92-238 पेरेंट न्यूक्लियाइड है, जब ये इसका डिके हुआ इनटू डॉटर न्यूक्लियाइड ऑफ थोरियम which is having atomic number of 90 और 234 उसका एटॉमिक मास है। सो साथ में क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन हुई, अल्फा पार्टिकल की एमिशन He24। तो अगर हम देखें दोनों साइडों पे इक्वेशन का एटॉमिक नंबर क्या है, एक साइड पे 92 है तो दूसरी साइड पे क्या है 90 + 2 92। अगर मास नंबर देखें तो 238, तो दूसरी साइड पे भी 234 + 4। तो ये चीज का ख्याल रखना है कि हमेशा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब लिखना है तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर शुड बी इक्वल ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये नीचे वही डिस्प्ले किया गया है कि रिएक्टेंट्स का मास नंबर क्या है 238 और प्रोडक्ट का मास नंबर भी 234 + 4, देन एटॉमिक नंबर भी 92 और प्रोडक्ट का भी 90 + 2 92। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर राइटिंग द एनी न्यूक्लियर इक्वेशन, और ये हम इन्वॉल्व होगा इनटू द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स के लिए। तो इसके न्यूक्लियर इक्वेशन मजीद इसका अल्फा डीके अगर हम देखें occurs when unstable nucleus स्कल्प की, ये हमने डिस्कस किया कि अल्फा डीके कब होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस emits a particle composed of 2 protons and 2 neutrons। ये मोस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं but least penetrating of the types of radioactivity। so loss of an alpha particle means अल्फा पार्टिकल के लॉस होने का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट। सो ये क्या है अल्फा डिके, कि अगर अल्फा पार्टिकल लॉस होगा। अब दूसरा इसका अपोजिट देखें, अगर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करेंगे तो अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट से क्या होगा, इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर बाय 2 यूनिट्स एंड इंक्रीज ऑफ मास नंबर बाय 4 यूनिट्स। सो ये बेसिक प्रिंसिपल अल्फा पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट जब होनी है। तो देन बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑकर्स व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन, और इनकी प्रॉपर्टी क्या है 10 times more penetrating than alpha but only about half of the ionizing ability। so when an atom loses a beta particle तो क्या चेंज आती है कि its atomic number increases by 1 unit and mass number remains the same। so beta particle की एमिशन जब भी होनी है तो आपने ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर का इंक्रीज हो जाना है 1 यूनिट से और मास नंबर जो है वो सेम रहेगी। इसका अपोजिट दूसरी तरह लेके जब भी बीटा पार्टिकल की बम्बारमेंट करेंगे तो अल्फा पार्टिकल का क्या होगा, जो बीटा पार्टिकल की बम्बारमेंट से क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट और मास नंबर रिमेन्स द सेम। सो अब इसको अप्लाई करते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स एक एग्जांपल के साथ। यूरेनियम is the heaviest naturally occurring element, consequently all elements जिनका atomic number 92 से ज़्यादा है वो artificial and have been prepared by bombarding suitable target nuclei with smaller particle के किसी टारगेट न्यूक्लियाई को बम्बार्ड किया जाता है स्मॉलर पार्टिकल के साथ। तो पहला जो ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स जो प्रिपेयर किया गया था दैट इज नेपच्यूनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 93, और इट वाज सिंथेसाइज्ड इन 1940। और कैसे सिंथेसाइज हुआ कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियाई वो टारगेट था उसके ऊपर बम्बारमेंट की न्यूट्रॉन्स की। सो
न्यूट्रॉन की जब बम्बारमेंट होनी है तो हमने अभी क्या डिस्कस करके हैं कि एटॉमिक मास सेम रहना है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय 1 यूनिट. So as shown in equation 1, the reaction occurs in two steps. Initially, a neutron combines with the U-238 nucleus to form the U-239, और U-239 क्या है, अनस्टेबल है, तो सेकंड स्टेप के अंदर इट अंडरगोज बीटा डीके to produce the neptunium. So it is unstable and undergoes beta decay to produce neptunium. इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट किया गया है कि यूरेनियम के ऊपर जब बम्बारमेंट ऑफ न्यूट्रॉन हुई तो एटॉमिक मास इंक्रीज कर गई 239 और एटॉमिक नंबर रिमेंड दी सेम. और जब बीटा पार्टिकल की एमिशन हुई तो बीटा पार्टिकल की एमिशन में क्या मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट. सो ये था कि यूरेनियम से किस तरह नेपच्यूनियम को सिंथेसाइज किया गया कि न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट सिर्फ की है तो अगला स्टेप क्या वो ऑटोमेटिक है. सो पहला स्टेप क्या रिएक्शन करवाना पड़ा कि यूरेनियम के ऊपर बम्बारमेंट ऑफ न्यूट्रॉन. तो इंटरमीडिएट में या फर्स्ट स्टेप में क्या बना, U-239 which is highly unstable और it disintegrated into neptunium with the beta decay through the beta decay. तो देन ये नेपच्यूनियम क्या है, ये भी अभी अनस्टेबल है, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है. तो ये क्या करता है, सब्सिक्वेंट बीटा डिके ऑफ 239 नेपच्यूनियम प्रोड्यूसेस द सेकंड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट प्लूटोनियम. नेपच्यूनियम के बाद जो अगेन बीटा पार्टिकल का डिके हुआ तो एटॉमिक नंबर वाज इंक्रीज बाय 1 यूनिट. यहाँ इस टेबल में ये डिफरेंट रिएक्शंस शो किए गए हैं कि अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट से आप किस तरह एक एलिमेंट को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इसी तरह प्लूटोनियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की तो इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अमेरिकियम 95, लेकिन अगर अमेरिकियम में कन्वर्ट होगा तो साथ में डिफरेंट न्यूट्रॉन्स के अलावा दूसरे पार्टिकल का भी एमिशन होगी. देन CM जो है उसके ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू BK बर्केडियम विद द एमिशन ऑफ रिस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स. सो देन इसी तरह दूसरा जो मेथड हमने कहा कि अगर हम कैलिफोर्नियम बनाना चाह रहे हैं, सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं, तो यूरेनियम का के ऊपर जो है वो उसका न्यूक्लियर फ्यूजन करवा देंगे, बम्बारमेंट करवा देंगे कार्बन 612 के साथ, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैलिफोर्नियम विद द एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन. सो देन ये इसी तरह ये थे डिफरेंट सिंथेसिस के मेथड जो हैं वी कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स. तो अब इस सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, बम्बारमेंट. बम्बारमेंट करवानी होती है किसी भी पार्टिकल की ऑन दी टारगेट न्यूक्लियस. अब बम्बारमेंट करवाने के लिए उस पार्टिकल को क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेट करना पड़ता है. तो अदरवाइज वो क्या करेगा, इट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट इनटू द न्यूक्लियस. तो इसलिए एक डिवाइस यूज की जाती है कॉल्ड अ पार्टिकल एक्सेलरेटर इज यूज्ड टू accelerate positively charged particle to the speeds needed to overcome the electrostatic repulsion between them and target nuclei. कि जो टारगेट न्यूक्लियाई जिसको वो हिट करने जा रहा है, जो जब वो उसको अप्रोच करेगा तो देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. तो उस रिपल्शन को कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि अगर वो स्पीड के साथ जाके उसके ऊपर बम्बार करे होगा. तो उस स्पीड को अटेन करने के लिए क्या पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है इन दी पार्टिकल एक्सेलरेटर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को अप्लाई करके पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है. So operationally the simplest particle accelerator is the linear accelerator. अभी इसकी फिगर भी आएगी जिसमें in which a beam of particle is injected at one end of a long evacuator tube. एक बहुत लंबी ट्यूब होती है जिसकी एक साइड पे वो पार्टिकल जिसको हमने बम्बार करना है उसकी बीम जो है वो इंजेक्ट की जाती है. देन उसके ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं जो उसको एक्सेलरेट करते हैं और बहुत स्पीड के साथ ट्यूब की दूसरी साइड के ऊपर वो न्यूक्लियस होते हैं जिसको हमने टारगेट करना होता है. So modern linear accelerators such as Stanford Linear Accelerator, abbreviated as SLAC, at Stanford University is about 2 miles long. इतनी
उसकी एक्सेलरेशन तेज चाहिए होती है कि उसको तकरीबन 2 मील तक उसकी लेंथ जो है वो ट्यूब की बढ़ानी पड़ी। द लॉन्गेस्ट लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर इन द वर्ल्ड। तो ये उसका एक एरियल व्यू है ऑफ SLAC, द लॉन्गेस्ट लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर इन द वर्ल्ड। और इसकी ओवरऑल लेंथ ऑफ द टनल इज, जो ट्यूब की टनल है वो ट्यूब की लेंथ या टनल की लेंथ है दैट इज 2 माइल्स। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये टनल है जी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये टनल उसकी, ये उसकी मूव करते करते जी यहाँ पे तकरीबन 2 माइल्स। तो ये उसका एरियल व्यू लिया गया है। सो यहाँ से हम वो पार्टिकल अपना इंजेक्ट करेंगे, कोई भी पाथवे हो सकता है, एक साइड से इंजेक्ट करेंगे या यहाँ दूसरी साइड से इंजेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेंगे। और 2 माइल्स के अंदर अंदर जब उसकी मूवमेंट होगी तो उसकी एक्सेलरेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इट कैन इजीली overcome the electrostatic repulsion and when can penetrate into the target nuclei. So ये भी उसी तरह का एक दूसरा एरियल व्यू लिया हुआ है उसका SL एक्सेलरेटर का, SLAC का। तो ये था जी सिंथेसिस के लिए किस तरह यूज करते हैं। ये टेबल एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए डिस्प्ले किया गया है, जिसमें समरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट सिंथेसिस कीजिए। कोई भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर आप सिंथेसाइज करने जा रहे हैं, साइंटिस्ट सिंथेसाइज उसको करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या प्रोटोकॉल होगा, कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, और एंड पे उसकी हाफ लाइफ फोर्थ वाले कॉलम में मेंशन की हुई है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 93 वाला अगर हम बनाने जा रहे हैं तो उसका नाम एंड सिंबल क्या है, नेपच्यूनियम Np। सो रिएक्शन क्या होगा, अभी हम देख के हैं यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन U232, देन emission of beta particle converted into neptunium, और इसका हाफ लाइफ कितना है 2.35 डेज, इतना ज्यादा नहीं है। देन प्लूटोनियम के ऊपर अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो ये उसको फॉलो किया जा सकता है, इसका हाफ लाइफ 86.4 ईयर्स। देन अमेरिकियम, सो डिफरेंट कोई भी पार्टिकल बर्केलियम बनाने चाह रहे हैं तो अमेरिकियम के ऊपर He24 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू बर्केलियम विद द एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन, और हाफ लाइफ इसका 4.5 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो सिर्फ आप समझ लें हाफ लाइफ अगर 44 मिनट्स है तो वो 88 मिनट्स के अंदर कम्प्लीटली कैलिफोर्नियम जो है वो डिके कर जाता है। सो इसी तरह आइंस्टाइनियम की 20 डेज है। देन ये दूसरी स्लाइड के ऊपर भी इसी तरह बताया हुआ है। तो इसके अगर एंड वाली सीरीज अगर आप देखें तो डुबनियम का क्या है, हाफ लाइफ कितनी है 1.5 सेकंड्स, और सीबोर्गियम का क्या है 0.9 सेकंड। तो ये कोई भी स्कीम यूज की जा सकती है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें तो इसका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राइट ए नोट ऑन ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स या उनकी सिंथेसिस। तो अगर इस तरह जनरलाइज पूछा जाए तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आप बताएंगे क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स की, और उनको उसके अंदर फिर आपको दे देंगे हैवी एलिमेंट्स की मेंशन कर देंगे टर्म, और देन उसको सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है। तो इसमें अगर आपको देखें तो ये वाला जो है आपका टाइप्स ऑफ डीके जो है ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए डिस्कस किया। न्यूक्लियर इक्वेशंस, जो अल्फा डीके, बीटा डीके, ये उस क्वेश्चन में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक था।